अब मैथ पेडागोजी सॉल्व करें चुटकी में सीटेड संजीवनी बूटी प्रश्नों के साथ। हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद वंदे मातरम कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं चैनल को ले सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दे एक बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। देखिए अभी भी 1 महीने का टाइम है और आप इन 1 महीनों में बेहतर तैयारी और समझ के साथ सीटेट बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं पहली ही बार में। स्वागत है आपका चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये क्लास फर्स्ट है मैथ पेडागोजी की और इससे पहले कहना चाहूँगा कि आप सभी की हेल्प करिए। अच्छा, आप हेल्प कैसे कर सकते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। देखिए आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप एक समाज के असली हीरो हैं, तो आपका काम है अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ भी उन्हीं क्वेश्चन के लेवल के साथ बनाइएगा ताकि चीज़ें आपके सामने बिल्कुल बेहतर हो पाए और एग्जाम हॉल में आप बेहतर कर पाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल करने पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप। देखिए बात क्या हो रही है, मान लीजिए क्लासरूम में मैथ या फिर सवाल जो कुछ होता है सर या मैम जब क्लासरूम में देते हैं, जब बच्चे उसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली उसमें पूछा जा रहा है कुछ समय होता क्या है। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि क्रियाकलाप आधारित उपागम है। देखिए होता क्या है कि जब सर या मैम बच्चों को कोई मैथ वगैरह का सवाल देते हैं करने के लिए, तो क्या होता है बच्चे इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों में लगे रहते हैं, रुचि के साथ उन चीज़ों में लगे रहते हैं, यानी कि वो सवाल तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो क्रियाकलाप भी कर रहे हैं, यानी क्रिया आधारित उपागम भी कर रहे हैं। इसलिए गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्या है? क्रिया आधारित उपागम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। देखिए निदानात्मक और उपचारात्मक की बात हो रही है। यदि ऑप्शंस में निदानात्मक रहे या फिर उपचारात्मक रहे तो आप बिल्कुल केयरफुली ऑप्शंस को चूज करिएगा। यहाँ पे बात क्या हो रही है निदानात्मक की, तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देना, प्रगति पत्रक को भरना। देखिए बात हो रही निदानात्मक की, तो इसमें क्या होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए निदानात्मक परीक्षण में या फिर उपचारात्मक परीक्षण में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आप देखिए निदानात्मक होता क्या, इसमें क्या था हम किसी बच्चे के कमी को पहचानते हैं, उसकी कमियों को पहचानते हैं कि वो चीज़ों को क्यों नहीं सीख पा रहा है, यानी कि वो उसकी अधिगम क्यों ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। और जो उपचारात्मक होता है उसमें हम ये जो रिक्तियां ढूंढते हैं, जो कमियां ढूंढते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, कोई उपाय लगाते हैं, उस पर कार्य करते हैं ताकि बच्चे का ठीक विकास हो सके, उसकी समझ जो बेहतर हो सके। यानी कि देखिए निदानात्मक में क्या हुआ कि हम चीज़ों को कमी निकालते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं बच्चियां वो किस कारण चीज़ों को नहीं सीख पा रही हैं, यानी उनकी रुचियां क्या है, कहाँ पे कमी रह जा रही है, कहाँ पे चीज़ें छूट रही हैं बच्चे के पकड़ से, यानी कि बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों को जानना क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण का मेन उद्देश्य है। आई होप आप निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण को समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन के साथ साथ मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा डिटेलिंग बताता हूं ताकि किसी भी तरह कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप पहली बार में सीटेट बिल्कुल क्रैक कर जाओ। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि देखिए राजन के सामने जैसे ही शाब्दिक समस्याएं आती है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब राजन के सामने जोड़ घटाने गुणा भाग जैसी समस्या आती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और क्या होता है वो चीज़ों को अपने अंदर मंथन करने लगता है कि मैं क्या करूँ, उसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं, आपको क्या बताना है, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषाई समझने में कठिनता होती है, फिर राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, इसीलिए उसे क्या हो रहा है जोड़ में यानी कि प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई गुणा में और डिवाइड में क्या हो रहा है कंफ्यूजन हो रहा है। यानी कि वो चीज़ों को तो जानता है बट संख्याओं की जो संक्रिया यानी कि कहाँ पे उसे जोड़ करना है, कहाँ पे उसे गुना करना है, कहाँ पे भागा देना है और कहाँ पे माइनस करना है, इन सब चीज़ों में वो कंफ्यूज है। यानी कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, इसीलिए वो कंफ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्षेत्रफल संबंधी अवधारणा से परिचय कराना है। तो इसमें जो देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं,
भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करें। आयतन की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयतन के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि जो सर हैं वो बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना चाहते हैं। तो इसका जो सबसे सटीक और सबसे सुपर आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करें। देखिए बेसिकली बच्चे कैसे हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, तो आप समझ सकते हैं यदि प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो हम उसे किस तरह पढ़ाएं कि वो क्षेत्रफल जैसी अवधारणा को बिल्कुल बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से समझ सके और सीख सके। देखिए भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्पष्ट करना। प्राथमिक स्तर के बच्चे इतने अबोध होते हैं कि ऑप्शन नंबर ए उनके साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठता। ऑप्शन सी कहा जा रहा है कि आयतन की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये तो बिल्कुल उचित नहीं हो सकता एक प्राइमरी बच्चे के साथ, इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। और जो ऑप्शन नंबर डी है, इकाई वर्ग की गणना से आकृतियों की क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये बिल्कुल असंभव है इस बेसिकली किन बच्चों के साथ, प्राइमरी लेवल के बच्चों के साथ। बट जो ऑप्शन नंबर बी है, देखिए हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करें। तो बच्चे इस यानी कि हाथ, पंजे, पेंसिल जैसी चीज़ों के एग्जाम्पल से चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। यानी कि जो सर हैं वो क्षेत्रफल की जो अवधारणा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक की सहायता से बच्चे को अच्छे ढंग से समझा सकेंगे, बता सकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीएफ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। देखिए एनसीएफ वाले सेक्शन में होता क्या है, या तो क्वेश्चन आपको स्वीकारात्मक पूछेगा, सकारात्मक पूछेगा, या फिर निगेटिव वाले क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछेगा कि उपयुक्त सही है या सही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता, यानी आपको निगेटिव वाला ऑप्शन चुनना है। जैसा मैं आपको पहले भी अभी बताया कि देखिए जो एनसीएफ से क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो स्वीकारात्मक बनेगा, सकारात्मक बनेगा, या फिर निगेटिव वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं एनसीएफ से रिलेटेड, देखिए अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री के लिखने के लिए तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ने की विधि। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है ए, यानी कि देखिए जो एनसीएफ 2005 है उसमें निहित है कि अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल एनसीएफ 2005 के अनुकूल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वो एनसीएफ 2005 के साथ बिल्कुल नहीं जाता। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं या फिसलती हैं, बात क्या हो रही है, लुढ़कती हैं या फिसलती हैं, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार दिखाने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं, कुछ वस्तुएं फिसलती हैं, सहायता करे। देखिए आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यानी कि इसमें बच्चे को बताना क्या है कि वस्तुएं ऐसी जो लुढ़कती हैं या कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो फिसलती हैं। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्य की कक्षा में स्थान देती हैं, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है, या फिर निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थी को संकल्पना को बेहतर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों के फिसलती एवं लुढ़कती जैसी अवधारणाओं से जोड़ने के लिए सबसे बेहतर और सबसे सुपर ऑप्शन है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यालय को संकल्पना को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। देखिए यदि हमें बच्चे को लुढ़कना है, फिसलना है, तो क्या होगा कि हम क्लासरूम में चर्चाएं करेंगे, वो भी कैसे, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं, यानी कि जो चर्चाएं हो बिल्कुल बच्चे के अनुकूल हो, बच्चे उसमें सहज शक्ति के साथ चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सके। यानी कि लुढ़कना क्या है और प्लस फिसलना क्या है जैसी अवधारणाओं को बच्चे अच्छे ढंग से समझ सके। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए जो मैथ पेडागोजी है बेसिकली उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह
क्लियर बताता हूं ताकि पहली बार में चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेट और सेफ हो जाए और आपका जो स्कोर हो बिल्कुल चैलेंज के साथ 15 में 15 हो। देखिए एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे क्या होगा कि आपको अपने खुद उस स्थान पे रख के एक टीचर के रूप में सोचना होगा। और सोचना आपको कैसे है, बिल्कुल बेहतर और सुपर ढंग से सोचना है। यानी कि सोचना ऐसे है कि आपकी सोच बिल्कुल बच्चे के अनुकूल हो, यानी कि आपकी सोच जो है उसमें बच्चा अपने आप को बिल्कुल सहज महसूस कर सके। देखिए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझाना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। देखिए इसमें जो सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 का जो क्वेश्चन है वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी सभी अवधारणाओं को समझाना। यानी सभी अवधारणाओं को समझाने से क्या मतलब हुआ कि जो गणित की बुक है उसमें जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, चीज़ें हैं, उनको बच्चों क्या करना है, समझाना है, अच्छे ढंग से लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, अच्छा संबंध बनाना का मतलब क्या हुआ है, जैसे हम बच्चे को जोड़ घटाना फिर गुणा भाग सिखा रहे हैं, तो देखिए जोड़ हम कब अप्लाई करेंगे, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भागे क्या होता है, ये जो तमाम अवधारणाएं हैं इनके बीच में जो संबंध है बच्चे को हम वो भी बताएंगे, सिखाएंगे, ताकि बच्चा जोड़ के समय जोड़ कर सके, गुना के समय गुना, माइनस के समय माइनस और डिवाइड भागा के समय भागा कर सके। इसलिए एक गणितज्ञ होने के नाते सबसे जरूरी चीज़ क्या है, वो है सभी अवधारणाओं को समझाना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईटी की कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में से एक शीर्षक है। देखिए जो इसीलिए कहा जाता है कि जो एनसीईआरटी है कि जो बुक्स होती है वो बिल्कुल सीटेड जो अपने क्वेश्चन सेट करता है, बिल्कुल उनको बेस बना के क्वेश्चन सेट करता है। इसलिए आप चैनल पे मेरे सीडीपी सुपर पेडागोजी और ईवीएस सुपर पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सीडीपी और ईवीएस के बिल्कुल मोस्ट वांटेड क्वेश्चन से वीडियो बिल्कुल लेस है, बस आपको देखना है। आपको ना ही नोट बनाना ना ही कहीं राइट करना है, बस 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए और ये मेरा चैलेंज है 1 से 2 बार में वही जो मेरे छोटे छोटे और बिल्कुल लबालब है नॉलेज से आपके माइंड बिल्कुल सेट और सेफ हो जाएंगे। देखिए बात क्या हो रही है कि एनसीटी की कक्षा की गणित है, पाठ्य पुस्तक की गणित है, उसमें एक शीर्षक क्या है, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया। यानी जो टॉपिक एनसीटी की बुक्स में दिया गया है क्लास 6 में, उससे पूछा जा रहा है कि बच्चे से क्या संबंध है। तो देखिए कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए पाठों में गणित की विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग से समझने के लिए या फिर दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। देखिए बात क्या हो रही है, यानी कि जब एनसीटी में जो लेसन्स ऐड हैं उनका जो मेनली काम क्या है, वो है बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 1 और 10% करेक्ट आंसर है। यानी कि जो वो लेसन्स दिए गए हैं बुक्स में उसका मेन काम क्या है कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। देखिए कबाड़ी वाला लेसन लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे कबाड़ के विषय में जानेंगे या फिर उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनके विषय में जानेंगे। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए, पाठों में गणित विषय वस्तु का अनुमान बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें अलग से समझने के लिए, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बट जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे सुपर ऑप्शन है जो क्वेश्चन के साथ जाता है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भिन्न की बात आ रही है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/7 और 3/7, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, वहाँ पे यहाँ पे 3/7 और यहाँ पे 3/5 होगा। तो देखिए मेनली आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, बस इससे रिलेटेड जो बेस्ट ऑप्शन है वही चूज करने हैं। तो देखिए बात क्या हो रही है कि एक बच्चा है, रोहित की प्रतिक्रिया क्या थी, चूंकि अंश समान है, अंश मतलब 3 और 3 क्या है, समान है, यानी जो ऊपर वाली यानी 3/5 है तो ऊपर का क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे का हर, जैसा कि आप जानते भी होंगे, तो दोनों में जो 3 कॉमन है वो बिल्कुल क्या हो गया, अंश है, समान है। तो रोहित क्या अनुमान लगा रहा है, और 7 5 से बड़ा है, यह क्या कर रहा है, रोहित की प्रतिक्रिया है, तो 3/7 3/5 से बड़ा है। ठीक है, यह बताता है कि ये देखिए क्वेश्चन भी दिया है, उसमें जो रोहित नाम का बच्चा है उसके विचार भी दिए गए कि वह चीज़ों को किस तरह समझ रहा है, फिर वो भिन्नों की जो समझ है उसके अंदर किस तरह विकसित है। तो हम देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है,
या फिर रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं समझता, या फिर रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे करेक्ट आंसर है, यानी कि जब रोहित इस तरह के आंसर देता है तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोहित तुल्य भिन्न की अवधारणा नहीं जानता। यानी कि जो भिन्नों की समझ है, तुल्य भिन्नों की समझ है, वो रोहित के अंदर अभी विकसित नहीं हुई है, यानी कि वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है, वो अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उससे क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज 110% इज करेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने खुद के विचार यानी अपने विचारों से जोड़ते हुए ऑप्शंस को चूज करना है जो सबसे सुपर हो सके और जो क्वेश्चन के साथ बिल्कुल मेल खा सके। देखिए उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, ऑप्शन बी है। विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या फिर ए अपान बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें बी डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, यानी बी 0 के बराबर न हो। तो देखिए बात क्या हो रही है, भिन्नों की अवधारणा पढ़ाने की बात हो रही है, तो हमें बच्चों क्या करना है, हमें बच्चों को परिचित कराना है। तो हम उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो हम कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करने के साथ हम क्या कर सकते हैं, भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, आसपास की वस्तुओं से क्या मतलब हुआ, यानी कि बच्चे यदि आसपास की वस्तुओं का एक शिक्षक एग्जाम्पल लेकर बच्चों को समझाएगा, चीज़ों को सिखाएगा, तो बच्चे उन चीज़ों से परिचित रहेंगे, पहले से ही जानते रहते, इसलिए वो चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाते हैं, कर पाते हैं, और उनकी जो समझ है वो भिन्नों के साथ अच्छी हो पाती है और चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। देखिए सारे के सारे बिल्कुल मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए और आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एक लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्यारा सा कमेंट देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दें। देखिए खड़ भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। खड़ भुजा पिरामिड होता क्या है, बेसिकली उसमें एक बिंदु होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी उसमें 6 भुज होते हैं। वो क्या होता है, एक बिंदु होती है, वहां से क्या होता है, उसके 6 भुज होते हैं। देखिए उसके नाम से स्पष्ट है, खड़ भुजाकार। देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके 6 खड़ भुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। इनके 6 फलक होते हैं जो प्रत्येक फलक खड़भुज होता है, या फिर एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इनका खड़भुजाकार आधार होता है, या फिर इनके 2 खड़भुजाकार फलक होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ही क्या है, बिल्कुल कंफ्यूजन फुल है। यदि आप जरा से भी चूके तो बिल्कुल आपका एक नंबर आपसे छूट सकता है, तो आपको चूक नहीं करनी है, पहली बार में बिल्कुल और बेहतर ढंग से क्या करना है, ऑप्शंस को पिक करना है। इसलिए मेरे भाई आप चैनल पे हमारे परिवार के साथ जुड़िए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही बेहतरीन कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में एक बिंदु पर मिलते हुए 6 भुजाकार फलक के साथ खड़भुजाकार आधार होता है। यानी देखिए मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ इस आकार का होता है खड़भुजाकार फलक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और देखिए आपको अपनी समझ ही बनानी है, सीटेट क्या है, आपकी समझ को ही चेक करता है। सो आप चैनल के साथ अपनी समझ और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेहतर बनाइए। देखिए आपको चीज़ें बस समझनी है, बस आप चैनल पे आपको चैनल के साथ जुड़ना है। बस आप एक बार चैनल के साथ जुड़ गए तो ये मेरा चैलेंज है, आपकी समझ में सीटेट के पहले इतना बेहतर और बढ़िया बना दूंगा कि आप पहली बार में सीटेट को में यूं ही बेहतर नंबर के साथ आग लगाने वाले हो, आप क्रैक करने वाले हो। देखियो भिन्नों की तुलना, देखिए भिन्न से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे आपको। देखिए भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। क्या हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि एक सर जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, भिन्न का योग पढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आप समझिए, भिन्न का योग की बात तो यहाँ पे हो रही है, तो भिन्न का योग का मतलब होगा क्या हो गया, भिन्न का जोड़। तो जोड़ देखिए बेसिकली होता है 1/2 + 1/3 है, इक्वल टू कितना है, 2/5 है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। देखिए बात क्या हो रही है, उपचारात्मक बात हो रही है। तो देखिए मैं उपचारात्मक मीन्स आपको बता दूं कि उपचारात्मक मीन्स होता क्या है, यानी कि बच्चे के किसी कमी को पूरा करना। मान लीजिए बच्चा जोड़ नहीं सीख पा रहा है, तो हम उसके लिए क्या उपचार करें, क्या चीज़ें अपनाएं, किस तरह के उपाय करें कि वह चीज़ों को
अच्छे ढंग से सीख ले और समझ सके और उसका इस्तेमाल भी अच्छे ढंग से अपने दैनिक जीवन में कर सके। देखिए उपचारात्मक यानी कि उपचार करना, इसके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है उपचार करना। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और चीजें अपने आप आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, लघुत्तम समापवर्तक लस की अवधारणा को समझने में बच्चे की क्या करना, सहायता करना। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है, बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। ऑप्शन नंबर सी, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी समझ जाएगी। प्रत्येक भिन्न के परिणामों को समझने में बच्ची की सहायता करे। देखिए बात क्या हो रही है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ल स की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करे। यानी कि बच्चा अगर मिस्टेक कर रहा है तो यानी कि उसके अंदर ल स यानी लघुत्तम समापवर्तक की जो अवधारणा है बच्चा उसको अच्छे ढंग से नहीं समझना है। तो एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि वो बच्चे को ल स संबंधी अवधारणा को अच्छे से समझाए ताकि बच्चा उसमें अपना बेहतर कर सके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिल्कुल ध्यान से और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाला। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। कितने स्टूडेंट हैं, 56। सॉल्व नहीं करना है आपको, बस आपको अपना माइंडसेट इस्तेमाल करना है और जो ऑप्शंस है बिल्कुल उसको करेक्ट चूज करना है। और लास्ट में आपको बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा में गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाए तो प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की छोटी कक्षा वाली परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, बात क्या हो रही है, विकास 56 बच्चों को पढ़ाता है, 56 स्टूडेंट है उसकी, तो वह क्या सोचता है, उसका विश्वास है कि परीक्षा के तुरंत बाद यदि प्रतिपुष्टि ले ली जाए, जैसे मान लीजिए उसने विकास ने कोई चैप्टर पढ़ाया तो उसने सोचा कि ये चैप्टर जैसे ही समाप्त हो बच्चों को इससे अगर हम टेस्ट ले तो क्या होगा, उनका जो फीडबैक होगा, प्रतिपुष्टि होगी वो बढ़िया होगी। इसलिए क्या करते हैं विकास, टेस्ट क्या लेते हैं, टेस्ट पेपर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है फीडबैक के लिए। तो देखिए वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पे चर्चा करें। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कहा जा रहा है, वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दें, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहा जा रहा है, वह प्रत्येक सवाल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतर, सबसे सुपर तरीका है किसी भी बच्चे के या फिर किसी भी क्लासरूम में फीडबैक जानने के लिए। तो यानी जो विकास है उनको कैसे अपनाना चाहिए, उन्हें प्रत्येक सवाल जो बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। देखिए स्वयं अपने उत्तरों की जांच करने से क्या अर्थ हुआ कि बच्चा जब स्वयं अपने चीज़ों को ज्ञात करेगा तो उसके अंदर जो गणित संबंधी अवधारणा है विकसित होगी और उसको गणित जानने की रुचि उत्पन्न उसके अंदर होगी और गणित के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ रहेगा। सो आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको बिल्कुल इजीली और पानी की तरह क्लियर समझ में आ गई होगी। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को दें एक बेहतर विकल्प, क्योंकि हमारे चैनल पे बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की और आपको लेनी है गवर्नमेंट सरकारी सीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सजग और सचेत बनिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। सो इसी तरह सजग और सचेत बनिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।